हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विद निदा शेख के अंदर एक बार फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन इकराम, आज की जो सुबह है और आज का जो शो है वो बड़ा स्पेशल होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ख़ुद को नेचर के करीब के साथ साथ मगर कैसे तंदुरुस्त रखा जा सकता है, कितनी ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर डाइट को बैलेंस रखना, एक्सरसाइज करना, और क्या क्या चीज़ें हम जो है कंटिन्यू करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, माशरे के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, हम आज उनके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे बीच में चंद जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताती चलती हूँ। वैसे तो अभी मैं आपको पूरे ही उनसे मिलवाऊँगी, मगर उनके बारे में बताती चलती हूँ कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आज के नौजवान की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर आज के जो नौजवान हैं, जो जेनज़ीज़ हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी पाकिस्तान की आवाम है, जो हमारी यूथ है, उसके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जब एक जनरेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो इट्स मीन कि आपका मुल्क, आपकी रियासत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो मगर कहीं ना कहीं एक छोटे जो हादसात, कुछ वाक़ियात, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उन चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करें, हम उन चीज़ों को चेंज करें। और सिर्फ गौर व फ़िक्र नहीं कि हम उन चीज़ों के कैसे बेहतर कर सकते हैं और हमें कैसे बेहतर करना चाहिए, ये हम सबका ही फ़र्ज़ बनता है। आज हम कुछ जो माशरे के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आज हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि मैं जो हमारे बीच में मेहमान हैं उनकी जानिब भी बढ़ती हैं। हमारे बीच में जो मौजूद हैं, अली अफसर तनोली हज़ारा एक्शन कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, रक्षा टैक्सी एंड रक्षा ओनर एसोसिएशन के ये सदर भी हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इनके बारे में आपसे कहूँ तो सोशल वर्किंग भी ये करते हैं। ड्यूरिंग द रमज़ान अगर हम कहें तो काफ़ी इन्होंने काम किया, काफ़ी ऐसी चीज़ें की। और ड्यूरिंग द रमज़ान से हट के भी काफ़ी कुछ ये कर रहे होते हैं। आपको अक्सर ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो इंसान की कुछ नेकियां जो हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं किसी न किसी तवज्जुह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ निदा, पहले तो शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हमें बुलाया। अच्छा ये बताएं, अभी तबीयत कैसी है, क्योंकि काफ़ी अरसा ऐसा रहा कि आप बीमार थे। बस अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ाहिर है कि इंसान जब ब्लड प्रेशर और शुगर ये मरीज़ होते हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर है तकलीफ तो होती है। मगर देखें, इस सब के बीच में एक अच्छी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है और आपके अपने भी हौसले इतने बुलंद हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी जो आपकी एक ज़िम्मेदारी है तो आप उसको पूरा कर रहे हैं। असल बात यह कि एक मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की जिम्मेदारी है इसमें जो इस दुनिया में रहता है और फिर इस पाकिस्तान में रहता है। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास पड़ोस में, इलाके में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने पाकिस्तान के हिसाब के हवाले से सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और जब कोई करता है ना काम तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत डालता है और उसको सिला देना तो अल्लाह का काम है ना, किसी इंसान के बस में तो नहीं है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। और इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम, अगर मैं बात करूँ, एक और हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, उनकी जानिब पे मैं जाऊंगी। काफ़ी आपने इन्हें समाजी खिदमत करते हुए देखा होगा और कहते हैं कि जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, उनका दर्द अपने दिल के अंदर रखते हैं और अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और जो मज़लूम है उसको इंसाफ फराहम करने में मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला का वो पसंदीदा शख्स होता है। मैं बात कर रही हूँ इमरान जैदी की, रक्षा एसोसिएशन के ये सदर भी हैं, स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के भी ये सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी दुआ है आपकी, अल्लाह पाक कैसा है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम, मैं बात करूँ, दो ऐसे नाम हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्हें आपने नेशनल गेम्स के अंदर देखा होगा, जिन्होंने हमारे मुल्क का, हमारे जो मिट्टी है, हमारी जो ज़मीन है, इसका नाम रोशन किया। यूथ है, यंग है, आज की हम अक्सर जेनज़ीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो ये भी एक जेनज़ीज़ हैं जो कि अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं।
मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से फ़िटनेस से जो है वो आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और कितनी आपको हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे बीच में जो मौजूद हैं बॉक्सर हैं हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, एक और हमारे बीच में मेहमान एक ऐसे मौजूद हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नेशनल गेम्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और खेला और विन किया। इनके बारे में बताती चलती हूँ कि हमारे बीच में मोहम्मद इस्माइल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं हैदर कि किस तरीके से जर्नी का आगाज़ हुआ? जी, मैं सन 2016 में एकेडमी आया, मैंने देखा तो मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने स्टार्ट किया। तो इसमें मैं 5 टाइम ऑल कराची गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अच्छा जी, 2 टाइम में ऑल सिंध गोल्ड मेडलिस्ट हुआ एंड 2 टाइम में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुआ एंड 1 टाइम में ब्रॉन्ज नेशनल मेडल मैंने लिया और एंड लास्ट में मैंने ऑल सिंध टाइटल बेल्ट लिया। ज़बरदस्त। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और माय टीचर एंड माय टीम का, जिन्हें मुझे वह बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास करके जो हमारे सपोर्ट करे और हमारे पीछे खड़े होते हैं जनाब अली अफसर तनोली साहब का, जो बहुत ही हमारे मोअज़्ज़िज़ है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग के हवाले से, तो ये शुरू से ही शौक़ था या देख कर हुआ या क्या था, कुछ बताएं इसके बारे में? नहीं, शुरू से ही शौक़ था, एक वीडियो बचपन देखता से ही था कि बॉक्सर बनना है बड़े जी। होके। तो पाकिस्तान के अंदर एक स्कोप है इसका आगे? जी, बहुत ही मुझे एक शौक़ है कि मैं पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकूं, दूसरे मुल्क में जाऊं। और तो अभी तो आपने नेशनल गेम्स के अंदर भी प्रेजेंट किया है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या जो चीज़ें रहीं? वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किलात होते, ज़ाहिर सी बात है, आउट सूबे भी आते सिंध बलूचिस्तान, तो अल्लाह के हुक्म से इतने मेहनत किया कि जाके वही वसीला हमें मिल गया उस्तादों की तरफ से। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मेहनत जो होती है ना इंसान की कभी भी रायगा नहीं जाती है। इस्माइल, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब, क्योंकि एक एकेडमी से और एक नेशनल तक का जो सफ़र होता है वो बहुत टफ़ होता है, तो इस बीच में क्या कुछ फेस करना पड़ता है? इस चीज़ में तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मुश्किलात होती है। क्या मुश्किलात, थोड़ा बताएं। बस ये काम को भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप साथ में काम भी ड्यूटी करते भी हैं है। और स्पोर्ट्स भी करते जी हैं? तो अभी आगे क्या, मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पाकिस्तान जर्नी का आगाज़ कैसे किया आपने अपनी? 2023 में स्टार्ट किया था मैंने, तो ऑल सिंध गोल्ड मेडल, लाहौर पे भी खेला था गोल्ड मेडल्स। अच्छा। जी, और इधर लियारी ककरी ग्राउंड है, यहाँ पर भी खेला है गोल्ड मेडल्स। तो अभी क्या क्या वाइब्स होती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपको, क्योंकि जब मेडल दिया जा रहा होता है या सर्टिफिकेट नेशनल गेम्स के अंदर या कहीं भी आप चले जाएं, और जब आप विन करते हो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, और जब वो पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है और कौमी एंथम जो उस वक्त चल रहा होता है, नेशनल एंथम, और जब मेडल मिल रहा हो, क्या वाइब्स थे? बस सबसे पहले तो बस मैं अपने उस्तादों की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लेवल पे खिलाया, और अली अफसर सर के बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे इस लेवल पे सपोर्ट भी किए। और बस मैं थोड़ा सा बात, इनकी बात थोड़ा ये जवाब नहीं दे सके जो देना चाहिए इनको। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है बहुत कम है। हाँ, मगर पहले के मुकाबले में अगर हम आज देखें तो फिर चीज़ें बेहतर हो गई हैं। नहीं, सिंध के अंदर मैं कहूँगा कि बेहतर नहीं है। अच्छा। वो इसलिए बेहतर नहीं है कि हमारे ये बच्चे जो हैं खेल के आए हैं, मेडल इन्होंने जीते हैं, तो जब मेडल से अगर कोई जीतता है तो कम से कम, मैं माजरत के साथ बिल्कुल माजरत कहूँगा पहले तो अपने वज़ीर आज़म से, सदर साहब से, कि अगर पंजाब का कोई शख्स, पंजाब का कोई लड़का अगर कोई जीत के आता है तो उसको तो बाकायदा हेडलाइंस दी जाती हैं और उनको कभी कोई प्लाट दिए जाते हैं, उनके ऊपर हाथ रखा जाता है, उनके बाहर भेजने का इंतज़ाम किया जाता है। सिंध के अंदर और बिलखसूस कराची के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इन बच्चों के साथ, ये तो अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। अपनी हम जैसे दोस्त जैदी भाई हो गए, हम हो गए, या हमारे और जितने जैसे साथी हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करके इनको भेजते हैं। इनके जो कोच हैं हमारे, यूनुस साहब नाम है मेरा ख्याल है, उनसे भी मकसद, वो इतने परेशान हैं कि कराची में हमें सिंध में तो फंड नहीं दिया जाता इनके लिए,
और अपनी मदद आप कहते हैं कोई शख्स कब तक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इमरान से भी मैं ये जानना चाहूँगी कि इमरान जैदी साहब, इन सब चीज़ों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें, जो हमारी आने वाली नस्ल है या अभी जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं या इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, और सिंध के अंदर देखें अगर स्पोर्ट्स से तो आज से 2016 तक तो बहुत ही बदतरीन हालात थे, मगर अभी थोड़ी बहुत जो है वो रिलीफ है, मगर फिर भी उस तरीके से जो एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? देखिए, बेहतरी लाने के तो बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे जो है वो टेक्निकल तरीके भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक चीज़ नोट करें कि हर शख्स शिकवा कर रहा है हुकूमत से। बिल्कुल। और आप बाहर निकलें तो आपको हर कोई एक दूसरे से लड़ता हुआ नज़र आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्यों है कि जो आपके हकूक़ जब आपके ज़ब्त हो जाते हैं ना, क्योंकि आपके जितने बुनियादी हकूक़ हैं वो सब ज़ब्त हैं यहाँ पे। बिल्कुल। आपको गैस परचेज़ करनी है, पेट्रोल महंगा लेना है, पढ़ाई महंगी ख़रीदनी है, और उसके बाद आपकी जो भी बुनियादी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो वो भी आपको जो है वो बिल्कुल प्राइवेट है वो ज़्यादा यूज़ करनी है। इस तरह के जो भी आपके बुनियादी हकूक़ हैं और जो आपकी गवर्नमेंट के काम बनते हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो वो जो आपके बुनियादी हकूक़ जब ज़ब्त होंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी, शिकवे शिकायत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मज़े की ये है कि शिकवे तो लोग कर रहे हैं लेकिन उसका अजाला कोई नहीं कर रहा। और मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम लोग, बिजली का भी मसला है, लोड शेडिंग से परेशान है, गैस का भी मसला है, आजकल तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन परेशान है कि वो टाइमिंग है गैस की, तो हर इंसान डिस्टर्ब है। बहुत से एरियाज तो ऐसे हैं कि जहाँ पे गैस तकरीबन ना होने के बराबर है। देखिए, आप इन तमाम चीज़ों को अगर आपने इसका सर्वे करना है ना, तो आप बीमारियां चेक करें लोगों में। सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार है। इसकी वजह यही है कि चीज़ें ही नहीं। अब एक बंदा है वो रात को बिजली नहीं है, पूरी रात जागेगा, सुबह उसको ऑफिस जाना है, जब वो सुबह उठेगा तो गैस नहीं है, नाश्ता नहीं मिलना, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर उसे बाहर निकलना है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो फिर आपके पास क्या है जीने के लिए? फिर तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी है ना। ये भी शिकवा कर रहे हैं, मैं भी शिकवा कर रहा हूँ, ताजिर हजरात भी आप देख रही होंगी शिकवा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी शिकवा कर रहे हैं, स्कूल वाले भी शिकवा कर रहे हैं, पढ़ने वाले भी शिकवा कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत की तो ठीक है जिम्मेदारियां हैं, मगर कुछ हमारी जो अवाम है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि वो अदा नहीं कर रही हैं? देखिए, उनकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल, असल में उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो उन्हें चीज़ें मिले या कोई उन्हें कानूनी मामलात मिले उस पर अमल करें। लेकिन यहाँ तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं है ना। यहाँ पे आप मुझे बताएं ना, कहाँ कानून है? अभी परसों 3-4 दिन पहले का वाक़या है, औरंगी रियाज इस्लामिक स्कूल है, वहाँ से एक बच्ची 9वीं क्लास की छत से गिर के। अच्छा, ये इंसिडेंस मुझे भी पता चला था। ये क्या था, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या ये पूरा जो था केस वो थोड़ा बताएं। ये केस ऐसे हुआ कि ये क्योंकि हम स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन से भी मैं वास्ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट हूँ, काफ़ी मामलात स्कूल के हमने देखे, क्योंकि इनके स्कूल के तो तकरीबन मामलात यही हैं कि वो 12 महीने की जगह 14 महीने की फ़ीसें लेते हैं, कॉपियाँ किताबें ख़ुद बेचते हैं, डायरेक्टेड उनके लेटर निकालते रहते हैं कि ये पाबंदियाँ हैं, सारी ज़ाब्ता खिलाफ़ी जो है वो हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे जो है वो ATM मशीन है स्कूल वालों के, प्राइवेट, क्योंकि सरकारी स्कूल है नहीं। सरकारी स्कूल है तो वहाँ आपको पता होगा कि वो अस्तबल हैं, भैंसें, चंद स्कूल हैं, उस पर तवज्जो नहीं है। दूसरी बात ये कि इस बच्ची का मामला ये था कि 9वीं क्लास की ये बच्ची थी, रियाज इस्लामिक स्कूल की ये स्टूडेंट थी। स्कूल में इनके दोपहर को फ़ोन आया इनकी वालदा के पास कि बच्ची का पैर स्लिप हो गया, बच्ची गिर गई सीढ़ियों से। अच्छा। जब ये लेके गए तो उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। तो पता चला कि बाद में पता चला कि ये छत से गिरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्ची छत पे करने क्या गई? स्कूल में बच्ची छत पे करने क्या गई? अब इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो 5 दिन पता कैसे चलता है कि वो छत से गिरी है? ये तो अभी तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी जो कंडीशन देखी ना, तो वो सीढ़ियों से स्लिप होने वाली कंडीशन नहीं थी। फिर जब बात हुई तो पता चला कि स्कूल ने बताया कि छत से गिर गई। अब ये तो कन्फ्यूजन है ना। अब उनके वालिदैन जो है वो FIR के लिए बैठे थे। खैर औरंगी टाउन के SHO साहब जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने उनको कानूनी मशवरा दिया कि आप MLO कराएं। और क्योंकि उसका सिलसिला ये हुआ कि वो अस्पताल लेते रहे, इधर चले गए, उसको वो नहीं ले रहा था, प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा उनको, सिविल भी गए, जिना भी गए। जाहिर सी बात है, बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए हद तक इम्कान उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्ची कल
परसों एक्सपायर हो गई वो। ओह, और जो है वो अब इस मसले के लिए जो इख्तिदार में बैठे लोग हैं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। बहुत बड़ा वाक़या है, किसी की बच्ची मर जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो किसी ने उसको पूछा भी नहीं। ये तो हमें किसी तरह खबर मिली है तो हमने ये आगे तक लोगों को पहुंचाया। ऐसे पता नहीं कितने ही वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि नाज़रीन किराम हमारे आसपास हो रहे होते हैं या हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता, या अगर हमें पता चलता भी है तो हम उन चीज़ों को इतना जो है वो गौर व फिक्र से हम नहीं सोचते। देखिए इस अपना शहर स्कूलिंग सिस्टम में ये केस बहुत मीडिया पे भी चला था। अच्छा जी, मैं खुद गया था, उसमें उन्होंने बच्ची के बैग जमा कर लिया था फीस अदा ना होने पे। लेकिन इसका कानून है कि 3 महीने तक फीस अदा ना हो तो आप बच्चे के देखिए ये तो एक बिल्कुल अलग मामला है, मगर हम दूसरी साइड पे इस चीज़ को देखें कि एक बच्ची, क्योंकि स्कूल जो है वो एक महफूज जगह, जो पेरेंट्स हैं जिम्मेदारी उन्हीं की, बिल्कुल सारा दिन हमारे बच्चे वही होते हैं, महफूज छोड़ के वो चले जाते हैं पेरेंट्स उनको। इवन काफ़ी पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सिंगल मदर्स होती हैं, उनके जहन में होता है कि हमारा बच्चा सुबह से शाम जो है वो तालीम हासिल करेगा इस जगह पे और यहाँ पे वो महफूज है बाहर के हवाले से, अगर हम देखें बाहर माशरे के हवाले से। मगर जब स्कूल में भी वो बच्चा महफूज नहीं होगा और आपको अचानक से पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है कि वो जो भी बच्चा या बच्ची है वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही और इस तरीके का इंसिडेंस हो गया, तो उस पेरेंट के ऊपर क्या गुजरेगी। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, मैं कहूँगी नाज़रीन किराम कि हमें इसके ऊपर गौर करनी चाहिए और करना यूँ भी चाहिए हमें इसके ऊपर गौर कि अगर हम आज ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स को इग्नोर करेंगे तो कल को कोई बड़ा वाक़या भी पेश हो सकता है, कल को आपके और हमारे भी बच्चे हो सकते हैं इस बीच के अंदर, इस इंसिडेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन किराम मैं कहूँगी कि एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो जाता है, हम ब्रेक से वापसी आते हैं तो फिर मज़ीद हम जो गुफ्तगू है उससे कंटिन्यू करेंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन किराम। इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और हम मज़ीद गुफ्तगू को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और ये भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, क्या कुछ होने के लिए जा रहा है। जी अगर मैं बात करूं हज़ारा एक्शन कम्युनिटी की तो क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्किंग चल रही थी तो काफ़ी मामलात भी चल रहे थे, अभी बीच में आपने काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग भी की, तो अभी तक क्या हो चुका है, क्या तय पाया है या क्या तय पाने जा रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हज़ारा कम्युनिटी के लिए काम जो कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे 18 कबाइल हैं। बिल्कुल। और इन सब को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हो गए, एक प्लेटफार्म के ऊपर आ गए हैं माशाअल्लाह। और अब इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक काम की हवालों से बात है तो हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा इस टाइम पर, जितने भी कबाइल हैं उनका एक मुतालबा है, सुबह हज़ारा। काम तो अपनी जगह की बात है, पहले तो हमें सुबह दिया जाए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी शहादतें हुई हैं, सुबह के लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लड़कों ने। और साथ साथ ये कि अब जो हमारे एहतियात हैं, जितने एहतियात थे सारे, वो सब तकरीबन इकट्ठे भी हो गए। और ख़ासकर हमारे, मैं अगर नाम न लूँगा तो ये मुनासिब नहीं होगा कि नाम न लूँ, शुएब लाला हमारे सबका डिप्टी डायरेक्टर FIA, अच्छा। वो हमारे आल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद के सदर भी हैं माशाअल्लाह। इसी तरीके से वो जो हैं जितने काम कर रहे हैं इस टाइम पर। और दीगर कराची के अंदर हमारे जो फोर्स में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो भी हमारे साथ इस चीज़ में ताउन कर रहे हैं कि सुबह हज़ारा बने। अच्छा, अगर हम हज़ारा सुबह की बात करें और इस कम्युनिटी की बात करें तो ये एक बहुत ही वसी कल्चर है। इसको अभी तक, इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को जो हमारे आने वाली नस्ल है उनके अंदर ट्रांसफ़र रखना या करना बहुत मुश्किल एक चीज़ होती है। जब एक मॉडर्न दौर आ जाए, मॉडर्न चीज़ें आ जाए, तो किस तरीके से उन तक ये जो चीज़ें हैं आप वो पहुँचा रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो हम हर साल हज़ारा कल्चर डे मनाते हैं, माशाल्लाह,
उसकी बुनियादी वजह यही है कि अपने जितने नौजवान नए आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको हर चीज़ की रोशनाई हो, ताकि उनके सामने कोई ना कोई चीज़ आती रहे कि हमारा जो बैग पे हमारे जो थे, जो बड़े थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो कौन सी टोपी पहनते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, चप्पल किस तरीके से पहनते थे, हमारे कल्चर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएं भी। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे हज़ारे के अंदर तो 18 कबाइल हैं और इस 18 कबाइल के मुख्तलिफ कल्चर हैं। अब इसमें गुजर बरादरी है, उसका कैप अलग है, टोपी जो होती है। तनोली बरादरी की अलग है, तनोली बरादरी का एक टोपी है, फिर एक सफ़ेद रुमाल होता है, हाथ में डंडा होता है, पगड़ी भी होती है। तो हाँ, इस तरीके से मुख्तलिफ जितने जैकेट होती है, चप्पल होती है, हम लोगों की चादर है। हमारे जितने भी कबाइल हैं उनके पास एक चीज़ तो लाजमी होती है कि ये अपना चादर। वो चादर आजकल तो खैर ये बहुत कम हो गया ये रवाज। और ये चादर असल में रखते क्यों थे? असल बुनियादी वजह कि ये चादर क्यों रखी जाती थी यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, जो मर भी गए, जो जिंदा हैं, वो हमें ये बताते थे कि चादर हम अपने इसलिए कंधे पे रखते हैं कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी की मैयत हो जाती है हमारी या किसी का, तो अपना कपड़ा जो है उसके ऊपर डाल दिया जाए। एक तरीके से ये सफ़ेद चादर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर हमारी बरादरी के अंदर, वो बाकायदा कि बेपर्दगी ना हो। तो ये एक रवाज शुरू से, आज से 100 साल 200 साल पुराना ही हमारा ये चला आ रहा है। अच्छा। तो ये मकसद कल्चर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ये एक पुराना ये रवाज है कि चादर जो है वो लाजमी हर बंदा रखता था। अब कराची में आने के बाद अब चादरें तो क्या, अब तो डिज़ाइन ही चेंज हो गया सारा, मैं तो कहूँगा अब तो कपड़े ही चेंज हो गए हम लोगों के। वहाँ जाते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ कल्चर नज़र आता है। अच्छा, इसीलिए एक मिनट, इसीलिए फिर हमने ये कल्चर जो मनाने कल्चर डे के हवाले से जो हम कराची में मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें शऊर पैदा हो कि ये चीज़ें हमारे बाबा दादा नाना चाचा ये इस्तेमाल करते थे। जब वो चीज़ें बच्चों के सामने आती, अभी हमारे हज़ारे के अंदर वो एक, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कि डांडिया खेलते हैं जैसे, तो हमारे वहाँ पे उसको कहते हैं, हमारी इनको ज़बान में कहते हैं गतका खेलना। अच्छा। यानी 2 शख्स होते हैं, वो डंडियों से खेलते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ पत्थर उठाना, इधर जो है पत्थर, गोल पत्थर होता है, 2-2 मन का 3-3 मन का पत्थर होता है, वो एक आदमी उठाता है। हमारी ज़बान में उसको कहते हैं गोरड़ा, यानी अच्छा। ये उठाने के लिए गोल पत्थर गोल होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा, उसको उठाते हैं। ये निशानेबाजी होती है। तो मकसद ये पुराने रवाजों के अंदर है। हमारे तो पुराने रवाजों में ऐसे रस्में बनी हुई हैं कि दरख्त के ऊपर निशान बांधते थे, जब डोली जाती थी तो वो निशाना मारते थे, तो अच्छा। बोलते थे कि ये डोली को लेके। अच्छा, अब तो डोली का रवाज खत्म हो गया। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अब इतना मॉडर्न दौर आ गया है, चीज़ें ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं या चेंज हो रही होती हैं। तो एक जो पहले का कल्चर था उसमें और अब जो आप चीज़ें देख रहे हैं उनमें आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? नहीं, तो मैंने तो इसमें आपको पहले ये जवाब दे दिया कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर बिलखसूस जो इस टाइम पर जो हालात हैं, वो तो हमारे नौजवान नस्ल जो है, अब मैं इसमें ज़्यादा मकसद मैं नहीं कहना चाहता कि अब तो नौजवान नस्ल जो है ना, वो सारे के सारे तकरीबन चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, इस चेंजिंग की वजह ख़ासकर आज मेरे भाई भी बैठे हुए, इमरान भाई भी, और मेरे ये साथी भी बैठे हुए, कराची के अंदर बिलखसूस सूबा सिंध के अंदर जो जुल्म हो रहा है, मेरी अपनी बरादरी तो अपनी बरादरी है, लेकिन मैं सब बरादरियों के लिए ये बात कर रहा हूँ, हर कौम, हर नस्ल, हर मज़हब के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइम पर इस सिंध के अंदर आप देख लें कि मावा और गुटखा वो एक ऐसा कातिल है कि हमारे बच्चों को कैंसर में मुब्तला करता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँ कि अब एडिशनल आईजी साहब आज़ाद ख़ान तनोली साहब जो आए हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि कम से कम 70% इस कराची में कंट्रोल किया है। आप देख लें, SHO सस्पेंड हो रहे हैं, सिपाही सस्पेंड हो रहे हैं, हाँ, कोई मुअत्तल हो रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अभी लास्ट डेज में हमें भी न्यूज़ मिली हैं कि जो कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है इस बुनियाद के ऊपर, बाकायदा FIRs काटी जा रही है। SHO के ऊपर भी FIR कट रही हैं उन लोगों के ऊपर। असल बात यह है कि यहाँ पे एक्शन कौन ले। अब आज़ाद साहब ने जो एक्शन, एक बेड़ा अपने सर उठाया है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस कराची के अंदर आज़ाद साहब जैसा अगर एक शख्स आता है तो क्या वो कंट्रोल कर सकेगा? वो उसका तो जितना बस है वो उतना ही कर सकता है, नीचे का जो तबका है उसको आप कैसे करेंगी? अब कहीं ना कहीं से चोर दरवाजा आप देख लें,
अब चौकी से बलूचिस्तान से छालियाँ आ रही थी, मेरा ख्याल है इमरान भाई को भी मालूम होगा इस चीज़ का बाकायदा कि छालिया स्मगलिंग होती है, छालिया स्मगलिंग हो रही है, हर चीज़ वहाँ से आती थी। अब जाके तकरीबन 70-80% को ही पता है इस बारे में, पता है लेकिन कहता कोई नहीं है। पता असल बात की बात ये है कि हम अपने मैं ये बात कहूँ कि पता सबको होता है, मगर हर शख्स डरता है कि यार मैं किसी के खिलाफ अगर बोलूंगा तो रात को पता नहीं मैं घर पे बैठूंगा भी ये नहीं बैठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यहाँ पे तो ही ये है। पोजीशन चलती है ना। अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें तो लोगों को इस तरीके इन चीज़ों का कैसे मालूम है, क्योंकि मुझ तक ये बातें ऐसे पहुंची कि कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को बात करते हुए जब हम आपस में सुनते हैं तो जाहिर बात है आप ख़ुद भी काफ़ी ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं जो कि आई वॉज शॉक्ड कि यार इन बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज है और हमें नहीं पता था इस बात का। इट्स मीन कि अगर उन बच्चों को नॉलेज है तो हमारा मुस्तकबिल कितना ख़तरे के अंदर है। सोशल मीडिया पे तो आजकल आपको बहुत आम चीज़ें हो गई हैं ये सारी। बिल्कुल ऐसे, इवन अब तो आप बाकायदा पोस्टर्स देखते हैं। मैं इमरान आपसे भी ये पूछना चाहूँगी, जो एडिशनल आईजी साहब ने जो अब इकदाम उठाया है, क्या आपको नहीं लगता ये इकदाम बहुत पहले ही उठ जाना चाहिए था? देखिए यहाँ तो बहुत कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। आज़ाद खान साहब ने ये स्टेप लिया तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है और हम उनका अप्रिशिएट भी करते हैं और हम तो ये कहते हैं कि तमाम लोगों को उनके साथ मिलकर ताउन भी करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक जो मैं कहता हूँ ना मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब आप ये देखें कि ये इतनी सराहियत कर गया है कि लोग अपनी नौकरियों को दांव पे लगा रहे हैं। उसकी वजह बताइए क्या है कि जो उसको नौकरी से मिल रहा है ना वो बहुत कम है और जो ये लोग दे रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी नौकरी को भी दांव पे लगा रहा है। तो पहले सबसे पहले जो बुनियादी हकूक़ हैं, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। जिस तरीके की महंगाई है, 400 रुपये पेट्रोल है, बिल्कुल अगर कोई शख्स 50,000 उसकी तनख्वाह है तो आप समझती हैं कि इस दौर में 50,000 रुपये में बहुत मुश्किल तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, वो मौके ख़त्म करें, ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुनाह। आप आज़ाद खान साहब आ जाएं और आज़ाद खान जब मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, उनकी नैयत के 10 लोग और आ जाएं। अब DIG ट्रैफिक साहब हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब, इनकलाबी इक़दाम लाएँ ट्रैफिक के अंदर। आप इस चीज़ को देखें, लोग अब सिग्नल को देखना शुरू हो गए, पाबंदी करना शुरू हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बहुत इसमें रिफॉर्म्स होना बाकी है। तो पब्लिक, आप मैं जब तक इनका साथ नहीं देंगे तो कोई अफसर अकेला नहीं कर सकता। उनके अपने लोगों को भी उनका साथ दें, लेकिन फिर वहीं आके बातें रुक जाती हैं कि जहाँ इन अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, आज तो ये मसला नहीं है कि मुझे कैसे पूरा, मुझे तो पूरा करना है किसी भी हाल में, हर हाल में। अच्छा, हमारे पे बर्डन इतना है और ये बर्डन भी इतना डाला इसीलिए गया है कि आप इसी काम में लगे रहो कि अपने अखराजात पूरे करते रहो, बाकी इन चीज़ों की तरफ सोचो ही नहीं। पहले इनकलाब आया करता था, लोग निकलते थे एहतजाज, आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, अब इनकलाब सोशल मीडिया तक रह गया। बस बिल्कुल ऐसे बात की तायद करते हुए थोड़ा सा इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा कि 50,000 तनख्वाह में बिल्कुल ये बात सच है और दुरुस्त है कि गुजारा नहीं है, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी तो कहूँगा खाली पुलिस में तो नहीं है ये चीज़। आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ तो उसको 37,000, 40,000, 45 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा सर, जनरल बात, हाँ, मैं उसी तरफ ले जा रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान में इस टाइम पे इस चीज़ का तो क्राइसिस है कि तनख्वाह नहीं है, लेकिन उसका ये हाल भी तो नहीं है कि अगर एक चीज़ की तनख्वाह नहीं है, एक शख्स की तनख्वाह कम है और वो क्राइम करना शुरू कर दे। अब बहुत से लोग जो है तनख्वाह कम है, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हम बाहर ममालिक में देखें तो वहाँ पे महंगाई हमसे 3 गुना ज़्यादा है, मगर वहाँ पे आवाम को उनकी हुकूमत ने वैसी फैसिलिट भी किया हुआ है, वैसे ही तनख्वाहें भी हैं। नहीं, तनख्वाहों के अलावा भी हुकूमत जो है उनको मंथली देती है। कोविड में जो उनकी एज है, वो जो बच्चे हैं ना, उनके जो बच्चे जब तक 18 साल का नहीं होगा उसकी गवर्नमेंट सारे अखराजात पढ़ाई के। अब यहाँ पे सबसे मेन मसला आपको बता रहा हूँ मैं कि सबसे मेन मसला ये कि आप अपने औलाद को पढ़ाएंगे कैसे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप कम पैसों वाले स्कूल में फिर उसके स्टैंडर्ड में कहीं आप अच्छे स्कूलों के अंदर भी अगर आप चले जाएं तो एक जो टीचर्स का एक पहले रोल होता था, एक किरदार होता था, उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टीचर्स इस चीज़ को ना फ़र्ज समझते थे, एक जिम्मेदारी समझते थे। अब नहीं समझते थे। अब तो लाइक टीचर्स
कहीं ना कहीं पैशन से हट के इस चीज़ को एक बिजनेस बना दिया है। इवन ऑफ हम बहुत सी जगहों पे ऐसे देखेंगे कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो उठता है, वो कहता है कि भाई मैं टीचिंग कर लेता हूँ। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और स्कूल में पढ़ाई कितने दिन होती है? कम ही होती है, जाहिर ही है। 3 महीने से ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने उसमें एक्टिविटीज कर दी है, वीकेंड्स हो गए, सारी वीकेंड वगैरह निकाले, एक्टिविटीज निकाले, येलो डे, पिंक डे, फलाना डे, म्यूजिक डे, आज केक ले आना, आज फलाना की पार्टी। तो वो पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही है। इमरान भाई आपकी बात का, इस बात का बहुत अच्छा जवाब एक और दे रहा हूँ। अब ये महीना कौन सा शुरू हो रहा है? मई शुरू हो रहा है। इसमें कितनी छुट्टियां आपको पता है? 18 छुट्टियां इस महीने में, 12 दिन काम है। एग्जैक्टली 18 छुट्टियां और 12 दिन काम। तो क्या मुल्क का निज़ाम चलेगा और क्या स्कूल वाले पढ़ाएंगे? हमारे बच्चों की एक बच्चे की नॉर्मल स्कूल अगर आप किसी को दाखिल कराओ तो 6,000 से 7,000 रुपए फीस, मामूली से मामूली बता रहा हूँ। यही बात मेरा ख्याल है इमरान भाई, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि नॉर्मल फीस जो है ना कम से कम ये लेते हैं। अब मेरे को ये बताएं कि हफ्ता इतवार वैसे वो छुट्टी कर देते हैं और बाकी बातें तो इन्होंने कह दी कि आज ये डे, आज ये डे, तो हफ्ते में 3 महीने, साल में 3 महीने पढ़ाते हैं। इसको ऐसे भी देखें, एक आपको मैं सिर्फ एक बात बिल्कुल वजीर आला सरदार वजीर तालीम सरदार अली शाह साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। क्या? उन्होंने असेंबली में किसी अपोजिशन में प्राइवेट स्कूल और इसका शिकवा किया, तो उन्होंने कहा कि हिम्मत करो, आओ, जब तक मैं और तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, जब तक सरकारी स्कूल आबाद नहीं होंगे। तो ये कहीं पे खड़े होकर तकरीरें कर देना, जब तक हम अमली इक़दाम नहीं करेंगे, अमलन करना और तकरीर करने में लोगों को भी चाहिए। फर्क है। देखें, हमारे लोगों का भी कसूर है कि जब उन्हें स्कूल चाहिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड, रिश्तेदारों के लिए भी। आजकल तो सबसे बड़ी बात ये कि अस्पताल भी जाएंगे ना तो आगा खान जाएंगे, क्योंकि वहाँ से सेल्फियाँ खींच के भेजेंगे कि हम अपने बाप का इलाज आगा खान में करें। ये भी एक बड़ा मसला है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं ठीक करेंगे ना, जब तक ये माशरा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, मैं तो बाप की बात काटूंगा। बोले। बात ये है कि आप पेपर हो रहे हैं, ये आप पेपर देख रही हैं? हाँ, अभी 9 मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो एक पेपर, यानी जो अगर 5 पेपर हैं, 6 पेपर हैं, हर स्कूल के अंदर तकरीबन कराची के अंदर हर स्कूल के अंदर 100 में से 1% को ये होगा तो शायद ना हो ऐसा, वरना 99% जो है हर स्कूल के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है। 2,000-3,000 रुपए फी बच्चा लिया जा रहा है और वो पेपर में नकल कराए जा रहे हैं। खुले आम कह रहा हूं। तो देखें, इतने सिस्टम ही है, कराची के अंदर सारे सिस्टम है, सिस्टम ही चल रहा है। और जो सिस्टम से बाहर है वो समझ लें सब चीज़ों से बाहर है। सिस्टम के अंदर रहेगा तो खुश रहेगा। जो इन्होंने बताया ऐसा भी है, ये तो बहुत छोटा है कि वो 2,000-3,000 रुपए, इसका एक पूरी, मगर हमारी जो आने वाली नस्ल है वो कहाँ जा रही है? हमने पूरी वर्किंग की है, हमने पूरी वर्किंग की है इसके ऊपर। इतने सिस्टम है कि आप और हम सिस्टम हो जाएंगे, ये सिस्टम खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये एक वाकई एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ हम इसको ऐसे हम अगर देखें कि ठीक है सिस्टम जो भी कर रहा है, मगर जब हम उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, हम उनके साथ उस क्राइम का हिस्सा अगर हम बन रहे हैं, तो हम अगर उस क्राइम का हिस्सा बनना ही ख़त्म कर दें तो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली वो सिस्टम वीक हो जाएगा। नहीं, आप अकेले रह जाएंगे। देखिए मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक की मैंने बात नहीं की। सब निकल ही नहीं सकते ना। सिस्टम में जो एक सिस्टम हो गया ना, इतना मजबूत हो गया कि अब उस सिस्टम से अगर आप बाहर हो गए तो मैंने कहा सिस्टम ही हो जाएंगे, कस्टम हो जाएंगे। बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और हमें देखने को भी मिलती हैं, और इवन ऑफ इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी लोग आवाज़ भी अगर उठाते हैं तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। मगर ऑन दिस टाइम अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस वक्त जो एक यूथ के अंदर एक अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ आई है, वो ये आई है कि कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि किस तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, किस तरीके से जो अपनी आवाज़ है उसे उठाना है। और आज जो हमारे इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, वो भी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ चंद भेड़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो पूरा सिस्टम है वो बदनाम हो रहा होता है। मगर
बाकी जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो अब बहुत ही संजीदगी से इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन इकराम। इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और बहुत ही जो है वो दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी, मगर मैं चाहूँगी इसी के साथ साथ हम जो है क्योंकि हमारे बीच में कुछ स्पोर्ट पर्सन्स मौजूद हैं, हम इनकी जानिब भी जाएं और हम इन्हें भी देखें कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ बॉक्सिंग के अंदर न्यू ट्रिक्स आई हैं, क्या टेक्निक्स आई हैं। हम पहले इनको देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात भी करते हैं। तो हमें ये आप अभी जो है वो दिखाएं कि बॉक्सिंग के अंदर जो है वो क्या न्यू ट्रिक्स आई हैं, क्या न्यू टेक्निक्स आई हैं, जो पहले की ट्रिक्स और टेक्निक्स थी उनमें क्या चेंजिंग आई है, हमें दिखाइए। छोटा सा मैच दिखाएं आप हमें। ये इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, बस इसी दरमियान रहना और थोड़ा सा ऐसे क्रॉस हो जाओ ताकि आपको नजर, हाँ ये थोड़ा दोनों को नजर आए। अच्छा, हमें इसमें कुछ सिविल डिफेंस से रिलेटेड भी चीज़ें बताएं अपना डिफेंस करने के लिए। अच्छा, अगर हम अभी देखें बच्चों के अंदर, हम देखें अगर हम इस तरीके की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो मज़ीद इनको कंटिन्यू करते हैं तो यही बच्चे, जाहिर बात है, एक आलमी सतह के ऊपर कितना हमारे लिए मैंने इतराज़ क्या अच्छा किया था कि पंजाब का कोई होता तो वो बाकायदा उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट होती, हमारे सिंध के बच्चे, कराची के बच्चे हैं, ये यहाँ पे जो है ना परेशान है, इनको फंड तक कोई नहीं दे रहा, स्पोर्ट्स बोर्ड वाले कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, इतने पंच इसने मारे, पॉइंट जो है सारे इसने ले लिए। अब हमें अब ये आप दोनों का मैच तो हो गया, अब यहाँ पे आप लोग बैठे हैं। मैं आपको तो सिर्फ दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बताएं, आप अपने माइक्स वगैरह लगाएं, फिर हम आपसे भी पूछते हैं चीजें। आप बाहर से लगा लें। चाइनीज जो बच्चे हैं ना, हाँ, जो वहाँ स्कूल है, वहाँ पे आप देखें वो किताबें नहीं है उनके पास, उन्हें वो सिखा रहे हैं मेकिंग, बनाना चीज़ें, वो होती ना हैंडमेड चीज़ें होती हैं, वो बना रहे हैं। अच्छा, इंडिया में भी यही सिलसिला है। हम अभी तक पाकिस्तान में वही हैं कि मेंढक का ऑपरेशन होगा, हाँ, सही है, दुनिया पहुंच गई वो अपना AI में और हाइड्रोलिक और उसमें चली गई सारी चीज़ें, और हम वहीं पे वो मेंढक कटेंगे और उनके अब्बू का नाम क्या था और वो कायद आज़म कहाँ रहते थे, हम इसी चीज़ों में। अब वो दौर बदल गया, हमारे लोगों को भी इसको चेंज कर देना चाहिए, स्पोर्ट को भी तरजीह देना चाहिए। इतने होनहार बच्चे बहुत सारे ऐसे कराची में मौजूद हैं, और हम स्कूल्स में भी देखें तो हमें इन चीज़ों को करना चाहिए प्रमोट। उनके टैलेंट की मौत हो गई कितने बच्चों हाँ, की, क्योंकि उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। यही बात बिल्कुल इमरान भाई, आप बिल्कुल सही बात करें। अच्छा, एक दौर इवन ऑफ स्पोर्ट्स का वो था कि अभी तो के बजट वगैरह पास होना शुरू फिर भी हो गया है, थोड़ा बहुत ही सही, मगर एक दौर स्पोर्ट्स का वो भी रहा 2016-17 तक के इतने बदतरीन हालात थे। जो हमारे प्लेयर्स थे जो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वो बेचारे मैट्स के बजाय वो ज़मीनों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन ऑफ ऐसी चीज़ें होती थी समटाइम कि उन बच्चों के जो एक सिविल डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोटेक्शंस होती हैं, वो उनके पास नहीं है, मगर फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और वो अपनी मदद आपके तहत वो जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं। अगर हम एक नाम लें, मुस्तफ़ा जो गए थे, हमने सबने सुना उनके बारे में, मुस्तफ़ा। अच्छा, उनको मैं पर्सनली यूँ भी जानती हूँ मुस्तफ़ा क्योंकि वो हमारे बैच से रिलेट करते थे, और जो मेरे कोच थे
तो उन्होंने उनको भी सिखाया था मुस्तफ़ा को, और उन्होंने नेशनल लेवल पे खेला। मगर उनमें हमने ये चीज़ देखी कि इवन ऑफ बजट से लेके जितना भी एक्सपेंस था उस बच्चे ने जैसे तैसे वो मैनेज किया, मगर किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। जैसे आस पास जैसे आप लोग जैसे मदद कर रहे हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे भी यही चीज़ें थी कि लोगों ने उनकी हेल्प आउट की, मगर हुकूमती सतह के ऊपर कोई ऐसे इक़दामात नहीं थे उस दौर के अंदर। मगर अभी मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि हम इस चीज़ को अगर हम देखें, प्रमोट करें, बच्चों के अंदर हम डालें, या स्कूल्स के अंदर भी हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हमारी जनरेशन के लिए कितना बेहतर है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये जो मैच खेला इसके अंदर क्या कौन सी ऐसी, हमें तो नहीं पता क्योंकि, तो कौन सी ट्रिक्स ऐसी थी जो नई थी या पहले से कुछ चेंज हुआ है? जी मैम, ये तो बहुत चेंज हुआ है पहले से, क्योंकि ये अभी सब नए नए ट्रिक्स आए, क्योंकि ये नए नए बॉक्सर भी आए इनमें से। तो ये नए ट्रिक जो उस्तादों ने हमें सिखाई है, जो हम आपके सामने कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे ट्रिक नहीं है। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि एक आम इंसान और कल को वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है या कुछ भी ऐसा होता है और उसको सिविल डिफेंस, क्योंकि हर इंसान को आना चाहिए जी, तो वो अपना सिविल डिफेंस किस तरीके से कर सकता है? भाग के। भाग के तो ज़रूर हो सकता है। बताएं। जी, वो बिल्कुल ही कर सकता है, क्योंकि ये हर इंसान को आते हैं। जैसे फर्ज करें आपके सामने गन रखी हुई है, अभी कैसे आप सिविल डिफेंस करेंगे? या तो भागेंगे? नहीं, हम बड़े भी हो जाए तो गन के सामने कुछ भी नहीं है मिस। अच्छा, गन होती है। निदा बात ये है कि देखिए ना, आजकल तो ये दौर आ गया है कि हम अगर 4 आदमी भी बैठे, 5 भी बैठे हैं, और अगर 2 आदमी पिस्टल लेके आ जाते हैं, एक भी लेके आता है, तो हम कहेंगे भाई ये ले जाओ, हमारी बॉक्सिंग भी अपनी जगह रह गई, हमारे कराटे भी अपनी जगह रह गए। मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो बंदे ने उसको गन रखी स्नैचिंग के लिए ना, तो वो फौरन ज़मीन पे लेट के हिलने लगा कि जैसे दिल का दौरा पड़ रहा, तो वो डकैत भाग गए। सबसे अच्छा ट्रिक तो यही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं और बाकी आइडियाज़ मिलते हैं। इवन ऑफ हमारे एक जानने वाले, उन्होंने तो बकायदा ये एक इसको प्रैंक कह लो क्या कह लो, कि उनके पास स्नैचर्स आए और उन्होंने ये बोला कि अब आप अपने वालों से ही लूटे होंगे और वो सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने कहा हमारा भाई है, इसको क्या लूटेगा। तो ये ऐसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो वो देखने को मिलती है। मैं ये भी जानना चाहूँगी इमरान के स्कूलों के अंदर, बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ हैं वो कितनी ज़रूरी हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़ जो होती है ना। ये मैं आपको कहूँ कि हम एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई 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 तो बच्चा जो है वो बज़न हो जाता है, बिल्कुल। और अगर आप इसके साथ साथ इनको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिविटीज़ लेती हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, बहुत अच्छी चीज़। लेकिन इन्होंने एक क्या किया, वो तवाज़न जो है ना उसको बिगाड़ दिया, एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा चले गए। अच्छा, फिर उसमें ये होता है एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फिर अचानक बच्चों को इतना इतना काम दे देते हैं कि बस इसको याद करना है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत कम ही बच्चे फेल होते ही नहीं है, पहली बात। प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो फेल होंगे नहीं, जो वो 9 तक, वो 8 तक, 8 के बाद फिर असल रिजल्ट आता है 9 में। अच्छा, फिर जो बच्चे 9, 10 में ले लेते हैं रिजल्ट, सही उनकी पता चलता है फर्स्ट ईयर में आने के बाद, क्योंकि दोनों बोर्ड बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। जो आपको 9 में जो है 100% या 91%, 82% मिलेगा ना, वो बच्चे जाके जो है वो 45 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 45 और 47 पे आ जाते हैं। तो क्या वजूहात होती हैं? ये देखिए, बोर्ड में बहुत फ़र्क है इसका, कि वो प्राइवेट स्कूल जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे तो वो पास करे जा रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि भाई बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ लें। फिर 9, 10 में भी ऐसा कहीं कहीं स्कूलों के अपने एक मामलात हैं, उनकी अपनी एक पोजीशन का मसला होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं से वो पोजीशन दिलवा देते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर असल पता लगता है बच्चे को कि जो वो मैट्रिक का बच्चा जो फर्स्ट आने वाला और वो आने, तो वो तो ये तो 45 है। हमने देखा है पिछले जो 2 सालों में बच्चे फेल हुए, उसमें कुछ इदारों के मामलात थे, वो एक सिस्टम था, बहुत बड़ा एक सिस्टम है कि वो बच्चे कैसे फेल किए जाते हैं, और फिर उनकी स्कूटनी की जो रकम जमा होती है वो अलग है, और फिर ये कॉपियाँ कैसे चेंज होती हैं, एक बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए नदीम मिर्ज़ा साहब को जो है सज़ा भी मिली है, जो वो बहुत बोलते थे, तो हम भी इसलिए कहते हैं कम ही बोलो। उनको यहाँ से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा, पूरी फैमिली लेके लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें
ओपन कर दी थी ना। ओपनली बोल दी उन्होंने जी, सारी हाँ, चीजें, मगर जी। इसके अगेंस्ट कोई एक्शंस नहीं हुए हैं। नहीं, उसके एक्शन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एक्शन के रिएक्शन हो गए, वो यहाँ से चले गए छोड़ के, जी हाँ, एक्शन क्या उनको होना है? उनके साथ प्रॉब्लम्स हो गए थे शुरू, तो बहरहाल लेकिन ये मगर चीज़ें ये हैं। हम हर साल ये जो देखते हैं कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस या इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के अंदर अगर हम ये जो चीज़ें देखते हैं कि भाई अब इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं चीज़ें चेंज हो गई हैं, चेक एंड बैलेंस हो गया बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं तो है। ये सब क्या चेक- फेक है? फेक है, सब देखिए फेक है। मैं आपको बताऊं, सेंटर का मामला एक अलग मामला है। सेंटर के बाद सेंटर भी बिकते हैं यहाँ पे, सेंटर अच्छा। भी, जी सेंटर जी, भी जी, बिकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो करप्शन होता है ना, इसमें भी जिद्दत आती जा रही है। अब बीच में जब बहुत ज़्यादा वावेला हो गया, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह ही पेपर लीक हो जाता है, वो फिर लोग पकड़े भी गए जो हमने ऐसा मूवीज में ही देखा है जी, सर। अभी तो यहाँ पे हर साल पेपर जब अच्छा। 9-10 के हो रहे हैं, सुबह लीक हो जाता था अभी पेपर, 5-6 आधे बंदे घंटे पकड़े हैं, अभी पहले पिछले पकड़े साल गए पकड़े हैं। हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, वो पकड़े गए, उनको सारी चीज़ें मालूमात भी हो गई। लेकिन इसके जो है ना, वो कहते हैं, वो आप समझ लें, ये कह लें कि हमें गम मिला हमेशा सूरत बदल बदल के। तो ये जो मामलात हो रहे हैं ना, इसके चेंजेस होते जा रहे हैं मामलात। सेंटर बिकते थे, तो क्या समझते हैं इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं हम? देखिए इसको बेहतर तो ऐसे कर सकते हैं कि सब मिल के अगर इसके ऊपर काम करें, हुकूमत और आवाम मिल के, क्योंकि इसमें बहुत सारे इदारे के लोग बुरे नहीं हैं, इसमें बिल्कुल। बहुत अच्छे अफसरान भी हैं जो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें इसमें जो है ना Clean हो इस्लाहत ये हो। सब। और मैंने आपको बताया, सरदार अली शाह साहब की बात मुझे इसलिए पसंद आई कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि आओ सब अपने बच्चे और मैं खुद सब बच्चे अपने मिल के हम सरकारी में डलवाते हैं, तो फिर आपकी प्राइवेट स्कूलों से भी जान छूट जाएगी। फिर ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है कि एक पोजीशन का चक्कर है कि हमें मेरे स्कूल को पोजीशन मिले, चेनें है ना, स्कूल की चेनें हैं, आपको पता है, एक मालिक की अच्छा, जो हम अक्सर ये भी देखने को देखते हैं कि कराची के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो अंदरूने सिंध किसी गांव में जाके वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहा है, या वो फर्स्ट ईयर वगैरह की जो एडमिशन्स है वो वहाँ जाके ले रहे होते हैं बच्चे। तो ये क्या थोड़ा इसके ऊपर नजर षानी करें, ये क्या मामला है? देखें, वो तो जो बच्चे अंदरूनी सिंध जा रहे हैं उनको जो है वो, जबकि उनका अंदरूने सिंध से कोई वास्ता नहीं होता। जी हाँ, तो वो बहुत दूर जा रहे हैं, उन्हें हाँ। पता नहीं होगा। कराची के अंदर ये चलिए जहाँ मुराद अली गोट में जाके पेपर दे दें, वहाँ अच्छा। सारे मामलात हो जाते हैं। ओह। जी, और ऐसे यहाँ बहुत सारे सेंटर हैं। अब मसला ये कि उनकी यहाँ सेटिंग नहीं हो सकती होगी, उनकी सेटिंग वहाँ होगी, वो वहाँ चले गए। तो सबसे जो बेहतर बोर्ड है ना, फेडरल बोर्ड, सख्त स्ट्रिक्ट बोर्ड है फेडरल बोर्ड, और वहाँ सही मायनों में पढ़ाई होती है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे मामलात हैं। अगर इसको थोड़ा सा इसको इस्लाहात इसकी कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असफर साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरीके से जो हमारी नौजवान नस्ल है, इनको जब शुरू में ही इनको करप्शन का इतना आदी बना दिया जा रहा है और इनकी जो एक बुनियाद है वो ही कमज़ोर और खोखली जो आप डाल रहे हैं, तो आगे जाके जो माशरा है वो क्या रंग लेकर आएगा, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? यानी सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं मैं कि जो नाम रखा गया सिस्टम, मेरे को नहीं पता ये नाम किसने रखा है, इससे कि सिस्टम होना एक सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम नाम ख़त्म नहीं होगा ना, तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। असल चीज़ ये कि सिस्टम जो है उसके अंदर अभी हम 5 आदमी बैठे हैं, मेरे को नहीं पता कि मैं सिस्टम का हूँ या ये सिस्टम के या ये सिस्टम के, कोई पता नहीं है किसी को। लेकिन अंदरूनी तौर पे इस टाइम पर आप अगर 20 आदमी बैठे हुए तो एक न किसी न किसी से किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं रब्ता है। अब असल में बात यह है कि कुछ जो हालात गुजर चुके हैं पिछले दौर में, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा जो असर पड़ता गया है ना हम लोगों पे, हाँ। नौजवान नस्ल पे, तो अब वो असर जो है ना अब ज़्यादा दिखाने लग गया असर। और इसलिए दिखाने लग गया कि अब वो असल में फिर घुमा फिरा के बात आती है, आपने तो बहुत वो बात आई, बात ये कि सोशल मीडिया जो है ना वो इस टाइम पर 100% नहीं बल्कि 110% हमारी नौजवान नस्ल को पढ़ाई से भी दूर कर रहा है और मसाइल भी पैदा कर रहा है। जो बात आप मसाइल की कर रही हैं वो मसाइल इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उस चीज़ से हट गई है। अच्छा, जब बात आती है पढ़ाई के ऊपर, अब पढ़ाई के ऊपर जब बात आती है तो सिस्टम जो है वहाँ पे आगे आड़े हाथ आ जाता है। मैंने कहा ना कि स्कूलों के अंदर इस टाइम पर जो सिस्टम चल रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इतना है ज़रूर है कि आप 100 में से अगर 90% में कम से कम ज़रूर कहूँगा कि पूरे कराची के अंदर, अब बल्कि पूरे तालीम सिंध के वैसी अंदर, नहीं रही। आपने नहीं, सिंध की तालीम- बात हाँ। की,
आपने सिंध की जो बात की ना, आपने सिंध की बात के ऊपर भी आता हूँ। भाई ने एक बता दिया कि फलाने गोठ में जो है चले जाओ, सब सिस्टम हो जाता है। बात यह है कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे 9 मैट्रिक के नहीं देते, फर्स्ट ईयर, इंटर, लॉ तक वो वहाँ से हाँ, कर रहे तो हैं। उसकी वजह है ना, शौक मैंने देखा हाँ, उन बच्चों को, तो तो यही मैंने बोला आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, इतना दूर क्यों जा रहे तो हैं? मैं यही बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो लॉ के बच्चे जो हैं, नहीं, अब वो वहाँ पे जो लॉ के बच्चे हैं हमारे, जितने भी कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं और ये पेपर भी दे रहे हैं, तो असल वजह क्या है कि वहाँ पे एक ये कह लें वडेरा सिस्टम जिसे आप कहते हैं। हाँ, और अगर एक वडेरा सिस्टम जिस जगह पे हो तो मेरा ख्याल है कि शायद ये वडेरा सिस्टम 1947 से जब से पाकिस्तान बना आज तक ना मैं ख़त्म कर सका, ना आप ना और कोई कर सकता है। इमरान इंटीरियर कितना से में तो जरूरी चलता ही है है ये ये। वडेरा सिस्टम खत्म करना? देखिए है ज़रूरी तो 100% है। वडेरा और चौधरी और जागीरदाराना निज़ाम ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। और ये काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक चंद पहले जगहों पे के रह गए, मुकाबले में अगर हम देखें बहुत सी चीजें बदल गई हैं। बेहतर हुई है। पहले आपने देखा होगा कि वो जिरगा सिस्टम था और ये सिस्टम था, लेकिन वो खैर वो जिरगा तो एक कबायली सिस्टम है। जिरगा तो देखें एक जी। अच्छी चीज है नहीं, वो कि एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। आदमी बैठ के नहीं, एक वो अच्छी तो एक चीज वो कबायली कर लेते सिस्टम है हैं, ना, हाँ। जिरगा सिस्टम है। बिल्कुल। वो तो एक कबायलों का एक मामला है। जैसे यहाँ पे एक वो सिलसिला था कि वो वडेरा होगा और जागीरदार होंगे और वो मज़ारे भी सिस्टम था सारा। हाँ। लेकिन इन चीज़ों में बहुत कमी है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो एजुकेट इस चीज़ को कर चुके हैं कि ये मामला अच्छे नहीं रहे, इंसान सब एक बराबर होते, चंद बिल्कुल। चीज़ें रह गई हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस नौजवान नस्ल की बात कर रही हैं, सबसे पहली बात तो ये सोशल मीडिया रात भर यूज़ होता है, ठीक है, सुबह देर से सो के उठते हैं। हाँ। इनकलाब आ नहीं सकता क्योंकि अच्छा, इनकलाब एक के लिए चीज सुबह इसमें उठना। ऐड भी कर रही हूँ कि अभी आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे भी कंटेंट वो बना रहे होते हैं जिसका माशरे के ऊपर एक आम आदमी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो हमें फैमिलीज में, बच्चों में देखने को मिल रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखें जो आजकल बच्चे वो तो पैदावार ही समझ लें, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह ये, और उसी से सीख रहे हैं। तरबियत तो नहीं हो रही उनकी तरबियत तो ये मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है। तो हमारे तमाम जितने भी मीडिया के लोग हैं और जो आप बताएं इन्फ्लुएंसर, उनको भी ये चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जिससे जो है माशरती निज़ाम बेहतर हो। इसमें माँ बाप का कितना अहम किरदार है? देखिए माँ बाप का तो अब किरदार रहा ही नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ। अब जो भी किरदार है वो सोशल मीडिया का है। अभी अगर आप किसी बच्चे से बात करें तो वो आपको पूरी जो अपनी सोच बताएगा ना, वो जो वो देख रहा होगा वही चीज़ें बता रहा होगा। हाँ। पहले देखें, पहले तरबियत करती थी नानी दादी, ठीक है, सबसे पहले आपका ख़ानदानी निज़ाम टूट गया, फैमिलीज़ अलग हो गई, बच्चे अलग हो गए नानी दादी से। माँ बाप के पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो भी मोबाइल में लगे हुए, तो वो बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? फेसबुक कर रहा है, टिकटॉक कर रहा है, ये तरबियत हो रही है। असल में माशरती निज़ाम बिगड़ ही बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि माशरा जो बनता है वो कहीं ना कहीं देखें, जो एक बच्चा है जैसे आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, जैसे वो बड़ा हो रहा है वो उसी माशरे का हिस्सा बनता है और ऐसे ही माशरा जो है वो आगे बढ़ता है। और हमें दिखते हैं ऐसे काफ़ी लोग, ऐसे काफ़ी किरदार जो कि अपनी काफ़ी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं इस माशरे के अंदर, मगर जो वाकई किरदार अपना अदा कर रहे हैं इस माशरे में, जो एक सारा निज़ाम चला रहे हैं, वो क्या वाकई इसके काबिल भी हैं या नहीं है, ये एक अपने आप के अंदर ही सवाल है। मगर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि फ़ैमिली सिस्टम जो है वापसी इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से हम इसको वापसी हासिल कर सकते हैं? बात यह है कि इसको हासिल करना तो वापसी दोबारा नामुमकिन सी बात है इस दौर में। असल भाई ने तो बता दिया आपको। अब बच्चा अगर रोता है ना तो माँ पहले उठाती है मोबाइल, कहती है बेटा ये लो आप खेलो। हाँ। अब बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन है। मैं अब क्लियर बात करूं, वो सामने देखता है, पहचानता है, लेकिन बच्चे ज़हनी तौर पे इतना उलझ जाता है मोबाइल को देख के कि वो वालदा को भी बाज़ औक़ात पहचानना भूल जाता है कि ये मेरी वालदा है। उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया। एक बच्चे को जब आप हाथ में एक मोबाइल दे देंगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की उम्र से, वो जब 5 साल होगा ना तो उसकी आंखें भी जवाब दे देंगी, बिल्कुल, उसका दिमाग भी जो है काम करना छोड़ देगा उसी टाइम पर। अच्छा, जब वो चीज़ें उसके जहन से ख़त्म हो जाएंगी, अब हमारे अंदर पाकिस्तान में भी और बिलखुसूस हम लोगों की जो बरादरियाँ थी, जिरगा सिस्टम की बात की, जिरगा सिस्टम अब भी है, लेकिन जिरगे का एक तरीका कार होता है।
अब आ जाती है बात कि इलाके में बरादरियों की सतह पे तो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर, और बाहर के ममालिक में भी, अच्छा अब बाहर के ममालिक में बच्चों को मोबाइल देना बंद कर रहे हैं वो 10 साल की 12 साल की उम्र तक। हमारा तो देखिए मसला ये ना कि हम मगरिब को फॉलो करते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब वो बंद कर रहे हैं, अब वो बंद कर रहे हैं। 12 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक वो बच्चों को नहीं देंगे मोबाइल। बिल्कुल। वो सिस्टम सारा चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने देख लिया उस सिस्टम को कि यार इससे तो ये नुकसान है। अब पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम वहाँ पे आता है 20 साल पहले, पाकिस्तान के अंदर आता है 20 साल के बाद। यहाँ पे अब आया तो ये ख़त्म होते होते हमारी नस्लें तो ख़त्म हो जाएंगी, बाकी जब आएंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आगे आपको क्या लगता है, ये जो अब आने वाली हमारी नस्ल है, जो आने वाले लोग हैं, इनके हाथ के अंदर ये जब सारे मामलात जाएंगे और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालेंगे तो ये किस हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं और किस हद तक नेगेटिव जा सकते हैं? मैं अब आपकी बात मैं बता दूं कि वो सबसे कमज़ोर जो नस्ल है ना, वो ये जैनजी, जो इसके बाद भी एक और कोई अल्फ़ा और पता नहीं क्या क्या बीटा अब इसके बाद आने वाली है। मसला ये है कि आप सब चीज़ों को मैं बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ। इस दुनिया ने एक ख़त्म तो होना है ना, बिल्कुल। आहिस्ता 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 देखिए लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। हाँ। लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, निज़ाम बिगड़ता जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ माशरती निज़ाम जो है ना, माशरती निज़ाम चलता ही ऐसे एक दूसरे की सपोर्ट से। अब यहाँ पे हम और आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे, कंपटीशन में आए हुए। फैमिली टूट गई आपकी, अब आपकी तरबियत किसने की? नानी दादी ने। Exactly, हाँ। हमारी नानी, हमें अभी तक याद है कि हमारी ऐसे ही नानी। है। अच्छा, मेरे बच्चों की तरबियत ना नानी कर रही है ना दादी कर रही है, ठीक है? तो वो ना हम वो कर सकते हैं, क्योंकि बाप तो आपको पता है सुबह से निकलता है शाम तक, और माँ बड़े भी का तो घर के अंदर होना ही एक नेमत तो होता ये है। एक समझ लें कि ये निज़ाम सारे टूटते जा रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे कि आने वाले दिनों में हम पता नहीं क्या कुछ देखेंगे। अभी तो हमने वो चीज़ें देख ली जो हमने नहीं देखी थी ना सुना था। अब हमारे बाद जो लोग मौजूद होंगे वो ये कह रहे होंगे कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं जो हमने नहीं देखी थी। और ये लाइक अगर हम अपनी 90s की भी जो जनरेशन है हम उनकी बात करें तो हम ये वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने नानी दादी और ये सारी चीज़ें और जो ट्रेडिशनल्स थे हमने इनको देखा, इन्हें सुना, इन्हें फॉलो अप किया, या अपने माँ बाप की आंखों का डर था। नहीं, हमारे लेकिन आज बच्चों को नहीं है, मैं बिल्कुल जो जो आपको बात रिसेंट बता रहा है। था ना, मेरे जहन से निकल गई कि यूरोप के अंदर जो ना एक एज के जो यंग एज थे ना, जितने टीन एजेस थे, उनके अंदर डिप्रेशन का मर्ज ज़्यादा पाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो मैंने ये पढ़ा था 2 साल 3 साल पहले कि बहुत बड़ा रेशो है, बहुत लार्ज फिगर है। और अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ये फिगर बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको इसकी एज बताऊँ, 30 से 35 और 18 से 25 साल की उम्र के लोग जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब बताइए ये उम्र होती है डिप्रेशन की? इससे ज़्यादा अगर हम टीन एज के अंदर भी जाएं तो बच्चों के अंदर, लड़के लड़कियों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न ही है ये कि जब हम अपनी जो असल पहचान है, हम अपनी असल पहचान, अपनी मिट्टी, अपने ट्रेडिशन से हम जब दूर हो जाएंगे, जब भटक जाएंगे, तो जाहिर बात है हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। अब जो खाना पीना है, बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है, हमने तो बचपन में बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाया, हमने तो भाई सालन रोटी सुना ही नहीं था हमने तो। आज भी हमें देसी पसंद है, बर्गर वर्गर ये नहीं, हमें देसी, हमें कढ़ाई खिला दे, सालन रोटी, ये चीज़ें ना। अब बच्चे तो खा ही रहे बर्गर और पिज़्ज़ा, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उनमें क्या ताकत होगी? मैं यही तो कह रहा हूँ, वो क्या इनकलाब लाएंगे? इनकलाब लाने के लिए लोग फजर की नमाज के वक्त उठते थे, आज कितने बजे लोग उठते? आज फजर की अजान के बाद सोते हैं। तो फिर इनकलाब कहाँ से आएगा? मेरी दादी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, 110 साल की उम्र में उनके अंदर। अच्छा माशाल्लाह। वो खाने के अंदर बात कर रहा हूँ कि वो ये सब्जी, जितनी भी सब्जियाँ थी ना, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ तोड़ती थी, पतीले में डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया उसमें, उसको उबाला और वो रोटी उन्होंने कूट के खाई। अब हम अक्सर पूछते थे तो बोला बेटा मेरी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन ज़िंदगी का राज यही है कि मैं शुरू से ये चीज़ें खा रही हूँ। बिल्कुल। अब बात है भाई वाली, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो फिर वो तो पिज़्ज़ा बर्गर वाली ही बात होगी फिर तो। अभी अगर हम नॉर्मल देसी ग़िज़ाओं की भी बात करें तो अब चीज़ें पहले के मुकाबले में सही नहीं आ रही। इवन अभी हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जो चावल खा रहे हैं कि वो आया कि चावल है या वो प्लास्टिक है। बिल्कुल। आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह बुनियादी क्या है पता है? मेरे समेत, मैं पहले अपने को कहूँ बाद में दूसरे पे इल्ज़ाम दूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं रातों रात करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाऊँ। बिल्कुल।
हर दूसरा शख्स ये चाहता है कि मैं करोड़ोंपति बन जाऊं, अरबोंपति। अब उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को भी नहीं देख रहा, अपनी औलाद को भी नहीं देख रहा और अपने मुल्क के लोगों को भी नहीं देख रहा। आप बात आपने चावल की, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अंडे जो हैं वो प्लास्टिक के आने शुरू हो गए थे चाइना से। ये अभी मैंने भी सुना ये है। हदीस है फिर? कि एक वक्त आएगा कि इंसान को ये तमीज़ नहीं करेगा वो कि ये पैसा मैं हलाल कमा रहा हूँ या हराम कमा रहा हूँ, Exactly. लेकिन बस उसको पैसा कमाने से मतलब होगा। तो आप अगर इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें ना, आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब को बिल्कुल। सुने और बहुत सारे ऐसे मुफस्सिरीन और मुबल्लिगीन बिल्कुल। और आलिम दीन गुजरे हैं कि जिनकी बातें अब सुन के सच हो रही हैं। तो Exactly. हदीस है कि अब वो ज़माना आ अब गया, हम वो चीज़ें देख देख रहे रहे हैं। अब तो ये नज़र आ रहा है कि मैं भी एक मिसाल अपनी दे दूं, किसी और को क्या बोलूं, कि हम पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन हम उसकी तमीज़ नहीं कर पा रहे कि ये हलाल है या हराम और है। इवन ऑफ आज कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि आज जब आप बात करते हो ना हक की, सच्चाई की, इंसाफ की, तो आज माशरे में ऐसे इंसान को बेवकूफ़ समझा जाता वो अलग रह है और जाता है। उसे झूठा समझा जाता मैंने है। भी आपको कहा ना कि जब आप इस सिस्टम से हटेंगी तो अकेली रह जाएंगी। बिल्कुल मैं ये exactly. कह रहा हूँ कि शख्स जो है ना, वो शख्स जो है अकेला हो जाएगा जो सच कहेगा। झूठ, धोखा और मुनाफकत, ये तीन चीज़ें वो हैं कि हर शख्स वो अपने साथ लेके चलेगा। और जहाँ आपने जिंदगी का सच हिस्सा बोला, बन गया। जिस दिन आपने सच बोला, आपके इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आएगा, आप अकेले तन तना खड़े होंगे। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। एक ये छोटे सा मैं आपको वाकया आपको भी और अपने नाजरीन को भी बताती चलूँ कि अक्सर हमने और आप लोगों ने भी सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक शख्स आता है और वो ये कहते हैं कि हमें ये बताएं कि जब क़यामत करीब होगी और हमारा ईमान जब महफूज नहीं होगा, क्योंकि इतने फितने आ जाएंगे और मतलब उस दौर के अंदर जो हमारे आखिरी नबी थे उनको इतनी फ़िक्र थी इस चीज़ की कि मेरी जो उम्मत है वो इतने फितनों से कैसे बचेगी, और उस टाइम में भी वो बताते थे। तो उन्होंने बोला कि क्या करें हम उस वक्त ना, अपने ईमान को कैसे महफूज करें। तो उस वक्त ये बात कही गई कि जंगल और बियाबानों की तरफ रुख कर लेना। तो आज कहीं ना कहीं हम ये दौर जो है वो हम देख रहे हैं। आज जो माशरा है, जो चीज़ें हैं, इतने फितने, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम ना चाहते हुए भी जो है ना वो गुनाह का शिकार भी हो जाते हैं और ख़ुद भी कर रहे होते हैं। हमें ख़ुद को भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना इन हालात में जिस वक्त फितने हैं, तो इसमें सिंपल सा ये है कि देखिए, एक कोई भी चीज़ आप लेती हैं उसकी कैटलॉग होती है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको और हमें एक कैटलॉग दी हुई है, एग्जैक्टली, कुरान पाक दिया हुआ है। अब आप किसी से पूछेंगी तो वो मौलवी कहेंगे कि अगर खुद पढ़ लोगे तो गुमराह हो जाओगे। हाँ। क्योंकि फिर उनकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी ना, उनको आप फतवे कैसे मानोगे। तो आप कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें और नमाज, रोज़ा, जो 5 चीज़ें जो हैं, आपकी हकूक़ुल basic अल्लाह, चीज़ें हमें हकूक़ुल इबाद। और अभी आप जाएंगी ना तो वो फिर आपको बताएंगे कि अगर आपने अगर आपने ऐसे बैठते हुए ये नहीं बोला ना तो इसमें गुनाहगार होंगे। ये ऐसी चीज़ें ही नहीं है। आपने नमाज़ पढ़नी है, हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद में देखें इंसानों के आयत है, हकूक़ुल अल्लाह तो माफ़ कर देगा अल्लाह ताला, लेकिन हकूक़ुल इबाद ये है कि मेरा और आपका फ़ैसला। तो उसमें अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि सिंग वाली बकरी और बगैर सिंग वाली बकरी में भी मैं फ़ैसला, इंसाफ का फ़ैसला कर दूँगा। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अपना किबला दुरुस्त रखे आदमी, और जो बड़ी गुनाह है उनसे दूर रहे, और इन चीज़ों में से यानी कि कोशिश करे कि जो एक मामला है शिर्क का, मेन मामला है कि शिर्क अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे, अपनी नमाज पे तवज्जो दे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी नेकियों के बलबूते पे ये सोचे कि मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा, तो इसका फैसला मैं अपने बारे में भी इसका वह नहीं दे सकता कि अगर अल्लाह चाहेगा तो गफूर रहीम में माफ़ कर देगा, वरना आप सुबह शाम करते रहे सजदे, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जितना भी दारोमदार होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की नीयत का होता है। अगर आपकी नीयत सही है और कहीं ना कहीं आपको इस बात का खौफ है कि भाई मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और जब आप ये सोच अपने अंदर बिठा लेंगे ना कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर एक चेंजिंग आएगी ना वो आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगी। नहीं तो फिर शैतान आपको क्या बताएगा कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, ज़मीन से आसमान तक तुम गुनाह बरतो तुम्हें माफ़ कर देगा, अभी कर लो माफ़ी मांग लेंगे। ये फौरन शैतान आपके ये हम अक्सर ये बातें सुनते भी हैं कि भाई
यार तुम ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हो, हाँ। वो फिर आगे से आपको लोग ये जवाब दे रहे होते हैं कि भाई ठीक अल्लाह है माफ गलत करने कर रहा, वाला। अल्लाह ताला माफ करने बस वाला, ये अल्लाह शैतान ताला ने तो माफ देखो, करने शैतान वाला ने भी तो है। अपना काम करना है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने ये बात तो कही है, ये बात हकीकत है कि तुम ज़मीन से आसमान तक, ये थोड़ी कहा कि तुम ज़मीन से आसमान तक भरी दो। एक मिसाल दी कि मैं इतना गफूर और रहीम हूँ, तो अब वो आपको फ़ौरन वसवसा आ जाएगा कि अल्लाह ने कहा है भाई ज़मीन से आसमान तक, अब ये कर ले, माफ़ी मांग ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। एट दी एंड बस इतना ही कहूँगी नाज़रीन इकराम कि कहीं ना कहीं जो है ना इस खौफ को दिल के अंदर रखें कि हमें सदा इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है। ये बात और है। एक ना एक दिन हर वो शय जो वजूद में आई है उसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, भले वो दुनिया हो, ये कायनात के अंदर हम जितने भी पावरफुल बन जाएं, हम जितने भी इक़्तिदार वाले बन जाएं, मगर एक वक्त इंसान की इतनी भी औकात नहीं होती है, एक वक्त जब उसका आता है कि वो अपने हाथ से उठाकर पानी भी पी सके, मक्खी नहीं हटा जब तक सकता। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो इस चीज़ को जब हम कहीं ना कहीं सिर्फ बातों के अंदर ही नहीं, अमलन इस बात को हम महसूस करना शुरू हो जाए, तो ये जो जितने भी माशरे के अंदर बुराइयाँ और परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं, तो ये सब दूर हो जाएंगी। और सब जो एक नाइत्तेफाकी हमें घरों के अंदर भी देखने को मिलती हैं, ये छोटी छोटी परेशानियां, और अब मज़ीद भी जो जिनको फितने कहा जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, हम उसके दुरुस्त वे में भी आ जाएंगे। हमें पता होगा कि भाई हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि हमें अपना कंट्रोल चीज़ों को देना है। तो इसी के साथ साथ ही नाज़रीन इकराम, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, और लास्ट मैसेजेस मैं आपके लेना चाहूँगी, मगर उससे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोग यहाँ पर आए और बिल्कुल वक्त का नहीं पता चला। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो जाए और आमीन। इंसानी ज़िंदगी गुजर जाए, क्योंकि माशरती मामला जो आपने कहे इसको अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे, आमीन। क्योंकि अगर हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। जी बिल्कुल। आखिरी बात तो ये कि पहली बात ये कह दूं कि स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे इलाके के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, कराची के जो बच्चे हैं, इनके ऊपर गौर करें, मेहनत करें, और जहाँ इनके टूर्नामेंट होते हैं कम से कम उनके कल्बों को देखें और उनको कुछ ना कुछ जो उनकी मदद हो सकती है वो करें। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहूँगा आखिर में कि हमारे इस मुल्क का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला हमारी जितने भी इदारे हैं उनको तरक्की दे। आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, सिंध पुलिस जो भी है वो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, बेशक। और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ज़िंदगी के अंदर जो शख्स अपने मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं। बेशक। पाकिस्तान आर्मी और फोर्सेस जितनी भी हैं वो इस मुल्क के लिए खिदमत कर रही हैं। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, हमको भी ज़िंदगी दे, और हमारा ये मुल्क कायम और दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी जी, जैसे सर ने अभी बात की कि स्पोर्ट के हवाले से, तो स्पोर्ट वाले जो मैनेजर है वो हमें बहुत कम तर सपोर्ट करते हैं। ये तो हमारे टीचर है, हमारे उस्ताद है, और जो हमारे साहब है अली अफसर तनोली, ये हमें सपोर्ट करते, जो कि 2024 में मेरा एक इंटरनेशनल आया। अच्छा। इंटरनेशनल टूर आया जो कि ईरान में था, 12 नवंबर 2024, वो डेट आज भी मुझे याद है, क्योंकि मुझे हार्ट हुआ था। मैंने इतनी ट्रेनिंग की, मैंने 8-9 साल इसके लिए ट्रेनिंग की, फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं नहीं जा पा रहा वहाँ। तो फिर इस 25 में मुझे थाईलैंड का हुआ, 15 जुलाई 2025 में वो थाईलैंड का था। फिर सपोर्ट की वजह से, स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से मैं फिर रह गया। ये जैसे हमारे सर है, हमारे उस्ताद है, ये हमें जितने भी सपोर्ट करें ना वो कम है हमारे लिए। हम उसके बहुत ही शुक्रिया अदा करते। ये हमारे बड़े हमें जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया। लेकिन जो स्पोर्ट के मैनेजर हैं, मैं उससे अपील करता हूँ कि हम आखिर तक कहाँ तक आप लोगों को बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी कबीर। बस यही कहना चाहते हैं जो भाई ने कहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूँगी नाज़रीन इकराम, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये हमारे मुल्क के जो हैं वो असासे हैं। अगर हम इन असासों की आज कदर कर लेंगे तो हमें आगे जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिल सकता है। अगर हम आज इनके टैलेंट की,
इनकी चीज़ों की हम आलमी सतह के ऊपर भी मैं चाहूँगी कि जो भी नाजरीन हमारे देख रहे हैं ये मैसेज उन तक पहुँचे कि हमारी जो असासें हैं ये हमारे ज़ाया ना हों, हमारी जो असासें हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं मगर उन्हें मौके नहीं मिल पाते, उनके वसाइल ऐसे नहीं होते हैं, और ज़्यादातर आप इसके अंदर जो तबका देखेंगे एक मिडिल क्लास का तबका देखेंगे, क्योंकि अमीर इंसान जो होता है वो तो अपने शौक़ और चीज़ें पूरी कर लेता है, मगर मिडिल क्लास के लिए बहुत टफ़ होता है कि उसने अपनी फैमिली को भी रन करना होता है, स्टडी भी वो बच्चा कर रहा होता है और साथ में जो है वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो हम इन असासों को महफूज रखें ताकि कल को यही बच्चे जो हैं वो इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम हम लोग मिलेंगे एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।